फर्स्ट एपिसोड में हम इसे पहले पढ़ चुके थे, अब यहाँ से पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं लेखक संक्रांत सानू अपने यात्रा वृत्तांत में कि एक बार कानपुर, जहाँ से मैंने आईआईटी उत्तीर्ण की, वहाँ आईआईटी दिल्ली से उत्तीर्ण की बस में खिड़की के पास बैठा था। एक बार कानपुर, जहाँ से मैंने आईआईटी उत्तीर्ण की, से दिल्ली के लिए बस में खिड़की के पास बैठा था। सफ़ेद धोती कुर्ते में एक ग्रामीण मेरे निकट आकर बैठ गया। मैं उससे दूरी बनाते हुए तनिक खिड़की की ओर सरक गया। देखिए, लेखक बोल रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेने के बाद साधारण आदमी से थोड़ा बहुत घृणा उत्पन्न हो जाता है। तो लेखक को इसी विचार के कारण वो उस आदमी से, ग्रामीण आदमी से, ये थोड़ा दूर हटना चाहते थे। बोले, मैं उससे दूरी बनाते हुए तनिक खिड़की की ओर सरक गया। वास्तव में मेरे मानस पटल पर ग्रामीणों की जो छवि थी, वह मैले कुचैले, अंग्रेजी न बोलने वाले, न जानने वाले और इसी आधार पर एक अनपढ़ की सी थी। कॉन्वेंट स्कूल में मेरी शिक्षा ने मुझे विकृत अहंकार की प्रवृत्ति पैदा की थी। देखिए, ये खुद बोल रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में मेरी शिक्षा ने मुझ में विकृत अहंकार की प्रवृत्ति पैदा की थी। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से बच्चे में उतना विकास नहीं हो पाता है, अच्छा से इंटरनल विकास नहीं हो पाता है। लोकमान्य तिलक ने भी अंग्रेजी को बहुत ही क्या किए थे, विरोध किए थे कि भारतीय बच्चों को भारतीय लैंग्वेज में ही पढ़ाई होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। यह मेरी इस प्रवृत्ति का ही दोष था कि मैं इस प्रकार के लोगों को गंवार मानता था। लेखक ऐसे ग्रामीण लोगों को क्या मानते थे? गंवार मानते थे और उन्हें हे दृष्टि से देखता था। परंतु यात्रा लंबी होने के कारण, लेखक बोल रहे हैं कि हे दृष्टि से देखते थे, परंतु यात्रा बहुत लंबी थी, दूर जाना था, तो अब कुछ बात होने लगा। तो बात करने के तौर तरीका से पता चला कि हमको से तो वो बेस्ट है, वो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि कपड़ा भी उसका फ्रेश है, साफ है। मेरा तो कपड़ा गंदा हुआ है। परंतु यात्रा लंबी होने के कारण मैं अपने इस सहयात्री से थोड़ा खुला और बातचीत की शुरुआत हुई। मैंने पाया कि घनश्याम, मेरा ग्रामीण सहयात्री, के कपड़े मेरे टी-शर्ट और जीन्स से अधिक साफ सुथरे थे। उसके प्रति मुझे मेरे व्यर्थ की दुर्भावना का बोध होने पर ही मुझे यह सच्चाई दिखाई दी। उनकी भाषा सुसंस्कृत थी, सभ्य थी। लेखक खुद बोल रहे हैं कि उनकी भाषा क्या थी? सुसंस्कृत थी, सभ्य थी। चंडीगढ़ में अपने माली की तरह उसकी भाषा में मुझे अवधि उच्चारण का पुट दिखा। हमने भाषाओं से संबंधित विषय पर चर्चा आरंभ की। चर्चा के अंतर्गत घनश्याम ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात बताई। हमारा वातावरण हमारी भाषाओं को प्रभावित करता है। हमारा वातावरण क्या करता है? हमारी भाषाओं को प्रभावित करता है। यदि आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि भाषाएं बहती नदियों का अनुसरण करती है। भाषाएं बहती नदियों का अनुसरण करती है। क्यों करती है? समझिए यहाँ पर। जैसे हम गंगा नदी को लेते हैं, तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ तो शुद्ध पानी रहती है। बाकी आते 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 बहुत दूर तक क्या हो जाती है? वो गंगा नदी नहीं रहती है, वो एक तरह से नाला बन जाती है, पूरा गंदा हो जाती है। जैसे बिहार का ही देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए। तो जहाँ पर उद्गम स्थल रहता है वहाँ पर क्या रहता है? वहाँ पर स्वच्छ पानी रहता है, शुद्ध पानी रहता है। तो भाषा भी एक क्या रहता है? नदी की तरह होता है। जैसे हम लोग के भारतीय शास्त्र जो है, शास्त्र का ज्ञान अर्जित करना है, तो ज्ञान अर्जित करना है तो उसको अच्छे से समझने के लिए 100% अच्छे से समझने के लिए उसको संस्कृत में ही समझना होगा। संस्कृत का जब तक हम अच्छा से ज्ञान नहीं लेंगे तो उसको अच्छा से समझ नहीं सकते हैं। अब ट्रांसलेट करने पर उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ आ जाती है। संस्कृत से हिंदी का ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश का, इंग्लिश से जर्मन का, जर्मन से कुछ और का, इस तरह से ट्रांसलेट होते 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 उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ हो जाती हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो भारतीय भाषा, हम लोग को जो भारतीय शास्त्र है, उन शास्त्र का ज्ञान हम लोग को अपने भाषा में ही लेना चाहिए। आजकल बच्चा को, चाहे वयस्क भी है, अपना ही शास्त्र का ज्ञान उसमें समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। ये कारण है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के कारण। क्यों हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे? क्यों? क्या ज़रूरत है? तो लेखक बोल रहे हैं कि हमारा वातावरण हमारी भाषाओं को प्रभावित करता है। यदि आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि भाषाएं बहती नदियों का अनुसरण करती है। जहाँ पर नदियाँ वेग और उफान के साथ बहती है, वहाँ भाषा की ध्वनि उसी के ही अनुरूप होती है। पंजाब और गंगा के उद्गम स्थल इसके प्रत्यक्षदर्शी है, परंतु जैसे जैसे गंगा बंगाल की ओर प्रवाहमान होती है, हुई आगे बढ़ती है, तो यही भाषाएं ध्वनि मृदुल, नर्म और गुलाई लिए सुनाई पड़ती है। लेखक साउंड के आधार पर बताते हैं कि जहाँ से निकलता है वहाँ का साउंड कुछ ज़्यादा ही रहता है, फिर आगे जाते जाते कुछ कम हो जाता है। और हम दूसरा तरह से थोड़ा समझाएं तो दोनों एक ही है, कोई बात नहीं है। उसके वक्तत्व को मैं मंत्रमुग्ध
मंत्रमुग्ध हो सुनता रहा। एक दशक उपरांत जब मैंने अमेरिका में व्यावहारिक रूप से अनुभव किया तो उसके वही शब्द मुझे बार बार उस तथ्य का स्मरण कराते थे। न्यूयॉर्क का शाब्दिक वातावरण उस नगर की भाषा में प्रतिध्वनित तरंगित होता है, जबकि दक्षिणी छोर की ओर अभिमुखी मिसिसिपी नदी के मंद मंद प्रवाह के अनुरूप ही वहाँ की भाषा सुनी जा सकती है। मुझे अब यह आभास हो चुका था कि जिस व्यक्ति को मैंने अपनी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में मिले संस्कारों के वशीभूत अपने पूर्वाग्रहों के कारण अनपढ़ मानते हुए नकार दिया था, वास्तव में वह गहन दृष्टि से संपन्न और परिपक्व था। इस प्रकार भारत में व्यवस्था मूलक दोषों का मुझे स्वाभाविक अनुभव हुआ। लेखक का इस दोष का अनुभव कब हुआ? जब वो ग्रामीण व्यक्ति सभ्य व्यक्ति से बात किए और बात करने से उनको यह पता चला कि उनसे असभ्य तो हम हैं, वो तो बहुत ही संस्कारवान है। और अपने जो पूर्वाग्रह धारणा लिए हुए थे कि ग्रामीण के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आता है, इस कारण से उनमें हीन भावना उत्पन्न हो गया था। हीन भावना क्यों उत्पन्न हो गया था? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण। तो दोषों का अब उनको कुछ निवृत्त हुआ है, ऐसा अनुभव हो रहा है लेखक को। मुझे पहली बार इस बात का आभास हुआ, देखिए बोल रहे हैं, मुझे पहली बार इस बात का आभास हुआ कि भारत के ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त बौद्धिकता है। भारत है ही ऐसा देश कि भारत के ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त बौद्धिकता है, मगर आज भारत की बौद्धिकता नष्ट हो गया है और हो रहा है, बहुत तेज़ी से हनन हो रहा है। आज जरूरी है कि अपने अंदर बौद्धिकता को भारत देश जगाए, जिसके समुचित दोहन की आवश्यकता है। अपनी इसी धारणा की पुष्टि के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ एक प्रश्नों के साथ मैं राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के ग्रामों के प्रवास पर निकल पड़ा। और अच्छा से जानने के लिए लेखक क्या कि राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के ग्रामों के प्रवास पर निकल पड़े थे। सामान्य ज्ञान का यह परीक्षण मूलतः मौखिक और सांकेतिक था, ताकि इसके लिए भाषाई कौशल्य का अभाव आड़े न आए। जब मैंने इस परीक्षण से प्राप्त आंकड़े को संयोजित किया तो इसके परिणाम चौंका देने वाले थे। देखिए, IQ टेस्ट ले रहे थे, गांव में जाकर बच्चा को IQ क्या ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे। इस परीक्षण में महत्वपूर्ण तथ्य यह उभर कर सामने आया कि भारत के ग्रामों में न केवल प्रतिभा है, बल्कि ग्रामीण बच्चे भारतीय शहरी बच्चों की तुलना में अधिक मेधावी है। लेखक जब सर्वे किए तो ग्रामीण बच्चे शहर बच्चे की अपेक्षा क्या अधिक मेधावी पाए। हरियाणा के एक ग्राम में मैंने पाया कि कक्षा के 30% बच्चे 90% स्तर के ऊपर थे। साधारणतः केवल 10% बच्चे 90% स्तर से ऊपर होते हैं, केवल 10% होते हैं। वहाँ कितने प्रतिशत? 30% है। वहाँ प्रिंसिपल से मिलने पर उन्होंने बताया कि बच्चों की प्रगति के मार्ग में गणित की अपेक्षा अंग्रेजी बड़ी बाधा है। बच्चों की प्रगति के मार्ग में गणित के बजाय सबसे बड़ी बाधा क्या मानते हैं लेखक? अंग्रेजी को। अंग्रेजी क्यों? अब बिहार को ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, राजस्थान को ही देख लीजिए। और स्टेट लेवल का जो पढ़ाई पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, तो वो सब हिंदी माध्यम का होता है। अब हिंदी माध्यम में से बच्चा पढ़ के निकला तो वो बड़ा पढ़ाई करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, लॉ का पढ़ाई करना चाहता है, तो वो सब इंग्लिश मीडियम में होने के कारण वो बच्चा वहाँ पर पिछड़ जाता है। तो उनकी मेधावी जो है वहाँ पर क्या हो जाता है? दब जाता है। और ये भारत के विकास में भी ये बहुत बड़ा बाधा है। इस बाधा को हटाना चाहिए, तभी भारत अच्छे से स्वतंत्र हो सकता है, अपना विचार रख सकता है। सभी पर वहाँ के शिक्षक बोलते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं अंग्रेजी में थी, उन्हें उत्कृष्ट उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी। वे आर्थिक दृष्टि से प्रगति करना चाहते थे, परंतु सामान्य धारणा के विपरीत उनमें अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा का अभाव था। सरकारी आर्थिक सहायता से चलने वाली अधिकांश उच्च शिक्षा व्यवस्था में भारतीय द्वितीय श्रेणी के नागरिक बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं? अपने ही मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक बना दिया जाते हैं, और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को फर्स्ट श्रेणी का नागरिक बना दिया जाता है, और उसको इज्जत भी ज़्यादा दिया जाता है, जबकि होना चाहिए उल्टा। हमारी इसी व्यवस्था ने बौद्धिक विकास और आर्थिक प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए हुए हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होगा तो फिर इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, मेडिकल नहीं कर पाएंगे। ये सब व्यर्थ की बात है। जर्मनी को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, ये इजराइल के देख लीजिए, रूस के देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, ये सभी भी विकसित देश हैं, ये सब अपने भाषा में ही हैं। चीन को ही देख लीजिए तो वो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह सब अपना चाइनीज भाषा में रखता है। तो मेरे सामने सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य मेरी इन्हीं यात्राओं के दौरान आया। बोल रहे हैं लेखक, बौद्धिक अंग्रेजी क्या है? हमारी इस व्यवस्था ने बौद्धिक विकास और आर्थिक प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए हुए हैं। अगर भारत आज जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उससे कई गुना तेज़ी से बढ़ सकता था अगर भारत अपनी मातृभाषा में पढ़ाई सब बच्चों को करवाता तो। मैंने इजराइल से दक्षिण कोरिया, लेखक बोल रहे हैं, मैंने इजराइल से दक्षिण कोरिया और स्वीडन से बार्सिलोना की यात्रा की। अभी तक 20 से अधिक देशों की यात्रा की है।
मेरे सामने सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य मेरी इन्हीं यात्राओं के दौरान आए। जब लेखक घूमे सब देश में तब उनको पता चला कि क्या है अंग्रेजी का महत्व और अपने मातृभाषा का महत्व। मैंने पाया कि विश्व भर में सर्वाधिक सफल और समृद्ध देशों में बच्चों को विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, विज्ञान मतलब साइंस, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, चिकित्सा मतलब डॉक्टर, मेडिकल साइंस, और व्यावसायिक मतलब MBA वगैरह शिक्षा उनकी निजी भाषा में दी जाती है। निजी भाषा मतलब अपना मातृभाषा में। जब लेखक अपने विदेश दौरा किए 20 देश में, तो वहाँ पर क्या देखे कि वहाँ के बच्चे अपने ही भाषा में साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। बाकी भारत में उल्टा हो रहा है, भारत में विदेशी भाषा पढ़ रहा है। विदेशी भाषा क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि भारत गुलाम था, भारत पर उपनिवेश किए हुए था, और वो अभी भी चल रहा है। उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, तब वो सही में स्वतंत्र देश होगा। अभी तो स्वतंत्र पूरी तरह से ना हुआ, अभी भारत आंशिक रूप से स्वतंत्र हुआ है। अभी तो बेरियों में जकड़ा हुआ है, भाषा के रूप में जकड़ा हुआ है, वेशभूषा के रूप में जकड़ा हुआ है, संस्कार के रूप में जकड़ा हुआ है, पूरा जकड़ा हुआ है। पूरा यहाँ का जज जज भी अंग्रेजी में न्याय सुनाता है। जनता को क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। डॉक्टर भी इंग्लिश में लिखता है दवा का नाम, क्या समझ में आएगा उसको? निज भाषा में दी जाती है, भारत में नहीं दी। यही राष्ट्र भारत की तुलना में अधिक सफल है। भारत के जो जिस देश में निज भाषा में पढ़ाई होता है, उस देश अपनी देश से वो ज़्यादा विकसित है। यही राष्ट्र भारत की तुलना में अधिक सफल है, क्योंकि वहाँ समुची जनसंख्या की प्रतिभा को स्थानीय भाषाओं में निखार कर प्रतिस्पर्धा से परे भरे विश्व में वे अपने शर्तों पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। दक्षिणी कोरिया और जापान की ढेरों बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। दक्षिण कोरिया और जापान की ढेरों सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है जो एक से ज़्यादा देशों में कंपनी हो, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो ऐसे लोगों द्वारा संचालित की जा रही है जो अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते। जनसंख्या की दृष्टि से इजराइल एक छोटा सा देश है। इजराइल बहुत सी छोटा सा देश है, फिर भी वो डेवलप कंट्री है। तथापि उसने उच्च वैज्ञानिक कार्यक्रम हिब्रू में चलाना उचित समझा। हिब्रू माध्यम के तकनीकी व अभियांत्रिक महाविद्यालय भारत के IIT से अधिक उन्नत है। भारत के IIT से अधिक उन्नत क्यों है? क्योंकि इजराइल अपने ही भाषा माध्यम में पढ़ाई करते हैं, जबकि भारत देश क्या करते हैं? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करते हैं। इस कारण से यहाँ का IIT वहाँ से पिछड़ा हुआ है। भारत में स्वीकृत अंग्रेजी माध्यम की अपरिहार्यता निश्चित रूप से दोषपूर्ण है। मैंने इस संबंध में जितना अध्ययन किया है उतना ही यह स्पष्ट होता गया कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भारत के पिछड़ेपन का कारण हमारा अंग्रेजी मोह ही है। अगर भारत का अंग्रेजी मोह नहीं रहता तो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भारत अभी तक पिछड़े हुए नहीं रहते। इस पुस्तक में जहाँ मेरा शोध कार्य और अनुभव परिलक्षित होता है, वहाँ नीतिगत ऐसी अनुशंसाएं भी की गई जो हमारे देश में भारतीय भाषाओं के वर्चस्व को पुनः स्थापित करने और प्रगति की रेल को वापस पटरी पर लाने में सहायक होगी। भाषा नीति के प्रति इस सोच में मुख्य अंतर यह है कि इसमें भारतीय भाषाओं के समर्थन में आर्थिक प्रणाली के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसमें सर्वप्रमुख है आर्थिक परिणामों के साथ भारतीय भाषाओं के संबंध को पुनः स्थापित करना। प्रचलित भावना यह बन गई है कि गीत, नृत्य, फिल्मों आदि के लिए तो देसी भाषाएं ठीक है, लेकिन विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। भावना बन गई है कि गीत के लिए, नृत्य के लिए, फिल्मों के लिए बोलते हैं देसी भाषा ठीक है, लेकिन पढ़ाई के बात आता है तो बोलते हैं कि अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे, साइंस, इंजीनियरिंग, MBA वगैरह अंग्रेजी अनिवार्य है। प्राच्यविद वस्तुतः इसी बात पर बल देते रहे हैं। देसी भाषा का वातावरण में विकसित अधिकांश भारतीय बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उनकी अपनी भाषा में समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। समृद्ध न्याय संगत भारत इसी आधार पर निर्मित हो सकता है। यह पुस्तक अंग्रेजी विरोधी नहीं है। द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण उपयुक्त है। अनेक देशों में यही व्यवस्था है, परंतु उच्च शिक्षा न्यायालय और शासन हेतु भारतीय भाषाओं पर रोक तथा अंग्रेजी को अपनी प्रथम भाषा बनाने से असुविधाएं सामने आती है। इससे भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप अधिकतर विद्यार्थी को विवश होकर अंग्रेजी माध्यम लेना पड़ता है, जैसा कि हम पुस्तक में आगे देखेंगे। इस व्यवस्था से हमारे राष्ट्र में भाषाई पंगु पैदा होते जा रहा है, जो किसी भी भाषा में प्रवीण नहीं होते। तमिल भाषियों के लिए हिंदी और अधिकतर भारतीयों के लिए अंग्रेजी, लोग ये भाषाएं स्वाभाविक रूप से नहीं जानते। ऐसी भाषाएं सीखने के लिए बाध्य करने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अपनी भाषा में विकसित होने की छूट होनी चाहिए और फिर बाद में अन्य भाषाएं सीखी जा सकती है। मैं अपने सहयोगी कार्ल के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि यद्यपि मैंने अंग्रेजी वर्ग व्यवस्था पर अपना लेख 2007 में लिखा था, परंतु मैंने इसे तब भाषाई नीति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। आर्ट ऑफ लिविंग के
एक DSN यानी दिव्य समाज का निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत जब अपने विचार प्रस्तुत किए तो कार्ल मेरे साथ जुड़ गए। उनकी ऊर्जा और उत्साह ने इस कार्य को फलीभूत होने में अपना योगदान दिया। भाग 1 इस पुस्तक के 2 भाग है, एक भाग 1 एक भाग 2। भाग 1 में इस पुस्तक के प्रथम 2 अध्याय मेरे मूल लेखक द इंग्लिश क्लास सिस्टम अंग्रेजी वर्ण व्यवस्था का पुनः प्रस्तुतिकरण के बारे में बताता है। सेकेंड है हमारी भाषा नीति में परिवर्तन की निर्णायक आवश्यकता पर बल देता है। यदि आप पहले से ही परिवर्तन के पक्ष में हैं अथवा इससे सहमत हैं तो आप नीतिगत अनुशंसा के भाग 3 तक सीधे जा सकते हैं। यदि आप अभी भी शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम की अपरिहार्यता अथवा अनिवार्यता का विचार रखते हैं और आर्थिक व सभ्यतामूलक परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट दृष्टि नहीं रखते तो आपसे भाग 3 से पूर्व भाग 1 व भाग 2 पढ़ने का अनुरोध है। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि ये इस बुक को बहुत ही अच्छा से आप लोग सुनिए ध्यान से। इसमें बहुत ही अच्छा से बताया गया है। अंग्रेजी का मोह खत्म करिए। जब तक अंग्रेजी का मोह भारत से खत्म नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतः विकसित देश नहीं बन सकता है। भारत को पूर्णतः विकसित करना है, शुद्ध करना है तो ये अंग्रेजी भाषा को वर्चस्व को हटाना ही होगा। तभी हम अपने मातृभाषा को आदर और सम्मान सही मायने में दे पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।